आज की इस वीडियो में हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए पूरा उसका फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे कि कैसे उसको कब कहाँ क्या करना है। आप बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको दिखाऊंगा कि मिडिल क्लास फैमिली का फाइनेंशियल प्लान कैसा होना चाहिए। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लान के नाम पर किसी के कहने पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है, ये एक तरीके से सुसाइड होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आपको एक काम का ध्यान रखना है, आपको वीडियो पूरी देखना है, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिडिल क्लास की रियलिटी। तो मिडिल क्लास की रियलिटी ये है कि उसकी सैलरी फिक्स होती है, एक्सपेंस फिक्स नहीं होते, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। ईएमआई उसकी नॉर्मल चलती ही रहती है, कभी फ़ोन की ईएमआई, कभी गाड़ी की ईएमआई, कभी किसी चीज़ की ईएमआई। इमरजेंसी के लिए वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता है। और इंश्योरेंस का वो सोचता है अभी तो मैं जवान हूँ, आगे जाके देख लेंगे, अभी इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। जब 40 की एज आती है तब तक उसका सारा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। फिर उसको लगता है अरे मैंने सारी ज़िंदगी नौकरी की लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखते हैं हमें फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। तो स्टेप 1 में हमारा आता है इमरजेंसी फ़ंड। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले एक इमरजेंसी फ़ंड बनाना होगा। इमरजेंसी फ़ंड हम जो बनाएंगे वो मिनिमम 6 महीने का बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा महीने का खर्च है 30,000 रुपये, तो हम 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड बनाएंगे 1,80,000 रुपये। इस इमरजेंसी फ़ंड का फ़ायदा क्या रहेगा, मान लीजिए सडनली हमारी जॉब चली जाती है, मेडिकल मान लीजिए हमारे हाथ में लग जाती है, पैर में लग जाती है, तो मेडिकल की वजह से गैप हो जाता है जॉब में, तो ये हमारा इमरजेंसी फ़ंड कवर करेगा। फैमिली इमरजेंसी, घर में कोई बीमार हो जाता है या हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है या घर में शादी आ जाती है, तो इसके लिए हम इमरजेंसी फ़ंड यूज़ करेंगे। अब सबसे बड़ा ऑप्शन ये आता है कि हम ये 1,80,000 रुपये हैं, इनको रखें कहाँ जिससे इनकी वैल्यू कम ना हो। हमारा जो 1,80,000 रुपये का इमरजेंसी फ़ंड बना है, इससे हम 3 जगह रख सकते हैं। इसको हम डेट म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं क्योंकि ये सेफ होते हैं और कभी भी हम निकाल सकते हैं। इनको हम हाई इंटरेस्ट वाले सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट आजकल बहुत सारी कंपनियां 7%, 7.5% सेविंग अकाउंट में देने लगी है। ऑटो स्विप कराने के बाद में हम उसमें ऑटो स्विप की सुविधा चालू करा सकते हैं और सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। और तीसरा और सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, इसको हम लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। अगर हमें इमरजेंसी आती है तो हमें लिक्विड म्यूचुअल फंड से निकालने में बहुत आसानी होती है और इसमें ब्याज भी अच्छी मिलती है। तो ये 3 चीज़ें हैं, हमें अपना इमरजेंसी फंड इन 3 में से किसी में भी रख सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का स्टेप 2 आता है अपना हेल्थ इंश्योरेंस। ये मस्ट है। आपको इमरजेंसी फंड बनाने के बाद में सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस कराना है। अब देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए का होना चाहिए। क्योंकि अगर छोटी भी डिजीज़ अगर किसी को हो जाती है तो आराम से 5 लाख रुपए आराम से चले जाते हैं। तो आपको मिनिमम कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेनी ही लेनी है हेल्थ इंश्योरेंस की, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके माता पिता हैं और भाई हैं या कोई और है, अगर वो यंग है, मान लीजिए यंग 40-45 साल के हैं, तो फैमिली फ्लूटर लीजिए। अगर आपके माता पिता की उम्र 50-55 साल है तो फिर उनके लिए अलग पॉलिसी लीजिए, अपने लिए अलग पॉलिसी लीजिए। क्योंकि पॉलिसी अगर आप फैमिली फ्लोटर लेंगे तो पॉलिसी के दाम काफ़ी हाई हो जाएंगे। तो अगर आपके माता पिता यंग हैं तो आपको फैमिली फ्लोटर लेना है और उसका कम से कम कवरेज होना चाहिए 10 से 15 लाख रुपए, ठीक है। ये तो होगी पॉलिसी की बात। अब देखते हैं जो आप पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उसमें आपको कौन कौन से क्लॉजेज देखने हैं। इनके देखे बिना आपको पॉलिसी नहीं लेनी है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये क्लॉज चेक करने हैं। अगर इनमें से एक भी क्लॉज नहीं है तो आपको पॉलिसी को नहीं लेना है, कोई दूसरी पॉलिसी देखिए। सबसे पहला क्लॉज आता है रूम रेंट लिमिट। आपको देखना है कि रूम रेंट लिमिट कितना है। अगर रूम रेंट लिमिट उसमें 2,000 या 4,000 है तो आपको उसको मना करना है। आपको नो रूम रेंट लिमिट का देखना है। नो रूम रेंट लिमिट का देखने से आपको क्या फ़ायदा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका बिल आया 80,000 रुपये, आपके बिल में लगा है रूम रेंट लिमिट 2,000, ठीक है।
और आपने रूम ले लिया 4,000 वाला, तो आपको ये 80,000 में से 40,000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। समझ आ गई बात आपको? तो रूम रेंट लिमिट जब आपको देखना है तो उसमें देखना चाहिए और कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं होनी चाहिए। हम 2,000 वाला भी लें या 5,000 वाला भी लें, उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपको क्लॉज देखना है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो कम से कम प्री हॉस्पिटलाइजेशन की डेट होनी चाहिए, कम से कम 60 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन की होनी चाहिए, और हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद में 180 दिन की कम से कम लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम इतना तो होना चाहिए। हॉस्पिटल आने से पहले का और हॉस्पिटल से जाने के बाद की दवाइयों का खर्चा ये हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड होना चाहिए। तीसरा क्लोज आता है वेटिंग पीरियड। जैसे क्रिटिकल बीमारी होती हैं, कैंसर वगैरह है और ये बीपी वगैरह मान लीजिए अगर आपको है, तो इसका पीरियड अगर 2-3 साल तो है तो ठीक है। अगर 4-5 साल है तो वो पॉलिसी गार्बेज है, उससे भी आपको मना करना है, उसको भी आपको लेना नहीं है। ठीक है। चौथा आपको देखना है को पेमेंट। बहुत सी पॉलिसी में क्या होता है, को पेमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ पॉलिसी का पैसा आप भरेंगे, कुछ कुछ आप भरेंगे और कुछ पॉलिसी वाले भरेंगे। तो आपको ये देखना है कि 0% को पे होना चाहिए। आपको एक पैसा नहीं भरना। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको पैसा भरने की क्या ज़रूरत है? तो आपको ऐसा देखना है कि को पेमेंट वाली ऐसी पॉलिसी लेनी है जिसमें 0% को पे हो। ठीक है। अब अपना आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैशलेस का। कैशलेस में सारे इंश्योरेंस वाले दिखाते हैं, अरे हमारे पॉलिसी में 5,000 हॉस्पिटल हैं, किसी में 6,000 हॉस्पिटल हैं, कोई बोलता है 10,000 हॉस्पिटल का नेटवर्क है। आपको इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आप उनके कैशलेस जो हॉस्पिटल हैं उनकी लिस्ट निकालिए और आप चेक करिए आपकी सिटी के मेजर हॉस्पिटल कवर हैं या नहीं। अगर आपकी सिटी के मान लीजिए 10-12 हॉस्पिटल अगर उसमें हैं तो फिर आप उस पॉलिसी को लीजिए। लेकिन ये सब चीज़ों का इग्नोर मत करना कि कैशलेस में आपकी सिटी के हॉस्पिटल हैं लेकिन ये सारे सिस्टम नहीं है, तो आपको मना करना है। ठीक। सबसे एंड में ये आता है सबसे बेस्ट, सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप 10 लाख रुपये, कम से कम सुपर टॉपअप की लिमिट होनी चाहिए 10 लाख रुपये। सुपर टॉपअप क्या होता है? जो नॉर्मल पॉलिसी होती है जिसमें मान लीजिए 10 लाख का उसमें आपको लिमिट है, आपने यूज़ कर लिया तो वो ख़त्म हो जाएगी लिमिट। मान लीजिए 10 लाख की लिमिट है और आपका हॉस्पिटल का बिल बना 8 लाख रुपये, तो अब उसमें क्या होगा, 2 लाख की लिमिट ही रह जाएगी। अगर आपके में सुपर टॉपअप होगा तो जैसे ही आप यूज़ करेंगे आपके 10 लाख रुपये का फिर एक रिचार्ज हो जाएगा, एक तरीके से रिचार्ज मान लीजिए, वो रिचार्ज फिर हो जाएगा। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है बारीकी से। रूम रेंट लिमिट 0 होनी चाहिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की लिमिट 60 डेज और 180 डेज होनी चाहिए। वेटिंग पीरियड 2-3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। को पेमेंट 0 होना चाहिए। कैशलेस में आपकी सिटी के मेजर हॉस्पिटल उसमें होने चाहिए लिस्ट में, और सुपर टॉपअप मिनिमम 10 लाख रुपये होना चाहिए। तो ये था हेल्थ इंश्योरेंस जो मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक हॉस्पिटल का बिल ही इंडिया में 90% लोगों को गरीबी रेखा के पास पहुंचा देता है। स्टेप 3 में आता है अपना टर्म इंश्योरेंस। आपको अपनी फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस कराना है। ये टर्म इंश्योरेंस किसके नाम पे होगा? जो अर्निंग मेंबर है उसका टर्म इंश्योरेंस होगा। मान लीजिए आप अपने घर के अर्निंग मेंबर हैं अकेले, तो आपको अपने नाम पर टर्म इंश्योरेंस कराना है। और आपको फालतू के झगड़े में नहीं पड़ना है कि कोई एजेंट आपको बोले कि आप इंडोमेंट प्लान ले लीजिए या मनी बैक गारंटी वाला प्लान ले लीजिए। आपको कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ एक लेना है, ओनली डेथ प्रोटेक्शन प्लान लेना है आपको। कौन सा वाला लेना है? अगर आपकी मान लीजिए डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से या सुसाइड से, तो आपको ओनली डेथ प्रोटेक्शन प्लान लेना है, ना ही आपको मनी बैक लेना है, ना ही आपको ये बहुत सारे होते हैं वो महीने पर आपको पेमेंट करते हैं कुछ सालों बाद। तो आपको ओनली एक टर्म इंश्योरेंस लेना है, ओनली डेथ प्रोटेक्शन वाला। ये आप ध्यान रखिए, फालतू के झगड़े में नहीं पड़ना है आपको। आपको सिर्फ एक प्लान लेना है, वो डेथ प्रोटेक्शन वाला। अब क्वेश्चन आता है हमें कवर कितना चाहिए। तो मान लीजिए आपका साल का खर्चा है 5 लाख रुपए का आपकी फैमिली का, ठीक है। तो आपको मिनिमम 20 से 25 टाइम एनुअल खर्चे का पैसा चाहिए। तो मान लीजिए आपका खर्चा है फैमिली का 5 लाख रुपए,
तो आपको मिनिमम 1 करोड़ की पॉलिसी तो लेनी ही पड़ेगी। मिनिमम बता रहा हूँ ये तो मैं। आप चाहें तो आप 1.5 करोड़ की ले सकते हैं, 2 करोड़ की ले सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन मिनिमम 1 करोड़ की ये तो लेनी ही लेनी है आपको पॉलिसी। वैसे बेटर रहेगा आप 1 से 1.5 करोड़ की लेना तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर 5 लाख का 6 लाख का खर्चा है तो 1.5 करोड़ की तरफ भी जा सकते हैं आप। दूसरा आता है हमारा पॉलिसी टर्म, मतलब ये पॉलिसी हमें कितनी एज तक के लिए लेनी चाहिए। ये आपको बहुत से लोग क्या करते हैं, वो 40 साल के लिए या 45 साल के लिए ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको 60 से 65 साल का कवर तो लेना ही लेना है। मान लीजिए अगर आप 60 साल से पहले आप एक्सपायर हो जाते हैं तो आपकी फैमिली को ये पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो 60 से 65 जब तक रिटायरमेंट की एज नहीं आती तब तक तो आपको ये कवर चाहिए चाहिए, क्योंकि आप फैमिली में अर्निंग मेंबर हैं। अब हमारा सवाल आता है कि प्रीमियम पेमेंट मोड कौन सा होना चाहिए। प्रीमियम पेमेंट मोड का मतलब ये है कि हमें कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। बहुत सी पॉलिसी ऐसी आती है कि सिंगल वन टाइम पेमेंट कर दीजिए। आपको रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी लेनी है। रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी कौन सी होती है, वो होती हैं जिनमें रेगुलर पेमेंट किया जाता है। बहुत सी पॉलिसी होती हैं उनमें हम अगर चाहें तो मंथ मंथ का भी एसआईपी कर सकते हैं, मंथ पर किस्त कट जाती है उनकी ईएमआई। और बहुत सी पॉलिसी होती हैं वो हमें एक बार पेमेंट देना है और वो आगे चलती रहती हैं, लेकिन हमें रेगुलर प्रीमियम वाली चाहिए क्योंकि हमें कवरेज चाहिए, कोई हमें कवर चाहिए, डिस्काउंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी आपको लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमें राइडर कौन कौन से लेने हैं। तो सिर्फ 2 राइडर लीजिए आप, मैं फिर बता रहा हूँ। एक एक्सीडेंटल डेथ राइडर लीजिए। मान लीजिए आप कहीं रास्ते में आ रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाती है, तो एक तो आपको एक्सीडेंटल राइडर लेना है। दूसरा मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपके हाथ पैर टूट जाते हैं जिसमें आप काम नहीं कर सकते, तो डिसेबिलिटी हो जाती है आपको, तो एक डिसेबिलिटी वाला राइडर लीजिए आप, ठीक है। ये सब तो आपने ले लिया। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है नॉमिनी अपडेट। आपको नॉमिनी को अपडेट करना ही होगा। अगर आप नॉमिनी अपडेट नहीं करेंगे, मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है, मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी अगर आपने कर दिया होगा कोई, जैसे मान लीजिए अगर आपकी शादी हो गई है तो आप चाहें तो अपनी बीवी को कर सकते हो, अपनी माँ को कर सकते हो, अपने पिताजी को कर सकते हो। आप जो चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद में मेरा पैसा किसको मिलना चाहिए, उसको आपको नॉमिनी बनाना है। स्टेप 4 में वो आते हैं हम इन्वेस्टिंग की तरफ। इन्वेस्टिंग में आने से पहले हमने इमरजेंसी फंड बना लिया था 6 महीने के लिए, हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया अपना और टर्म इंश्योरेंस करा लिया है। अभी हम आए हैं इन्वेस्टिंग पर। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में अपना पैसा डाल सकते हैं। इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को बना कर चलाया गया है, जैसे इंडिया में अभी है निफ्टी 50 एग्जाम्पल के लिए। तो आप चाहें तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत और ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में और मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं। मंथली सिप करिए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को एंजॉय करिए। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो ईपीएफ और पीपीएफ में डाल सकते हैं। ईपीएफ होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इन दोनों में स्टेबिलिटी होती है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है और ईपीएफ का रिजल्ट है अभी 8.25%, जो काफ़ी शानदार रिजल्ट माना जाता है। और पीपीएफ में आपको रिजल्ट मिलता है 7.1%। मैंने स्टॉक आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आपके पास बहुत ही कम समय होगा स्टॉक पर नज़र रखने के लिए। हाँ, अगर आपको नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड और ईपीएफ और पीपीएफ में इन्वेस्ट करिए, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी आसान हो जाएगी। हाँ, जब आपको नॉलेज हो जाए तब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, इनमें बंद कर सकते हैं आप। ये पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, डेट कंट्रोल। अगर मान लीजिए आप अपने डेट पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपने जो इमरजेंसी फ़ंड बनाया होगा वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा, टर्म इंश्योरेंस लिया होगा, उसकी आप ईएमआई नहीं भर पाएंगे क्योंकि आप डेट ही इतना ले लेंगे। तो आपको डेट पे कंट्रोल रखना है। डेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। पहले गुड डेट की बात करते हैं। गुड डेट में आता है अपना होम लोन। आप घर को बनाने के लिए लोन ले रहे हैं तो वो गुड डेट है, क्योंकि ये आपको आगे जाकर एसेट बन जाएगा। एसेट कैसे बन जाएगा, मान लीजिए आप कहीं सिटी में रह रहे हैं तो
आप इसमें एक एक्स्ट्रा फ्लोर या 2 एक्स्ट्रा फ्लोर बनवाकर उसको किराए पे उठा सकते हैं, जिससे आपका रेंट आने लगेगा। तो होम एक एसेट बन जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं होम एक लायबिलिटी है, लेकिन मैं मानता हूँ होम होना सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एकदम प्राउड फ़ील कराता है, अपना खुद का घर होता है तो। दूसरा, हम एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं। एजुकेशन कभी भी लायबिलिटी नहीं हो सकती। एजुकेशन हमेशा एक एसेट ही रहती है। आप ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो शायद जो अच्छी स्किल होंगी आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बैड डेट आता है अपन क्रेडिट कार्ड रोल ओवर। हम क्या करते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसे उठाए फिर भर दिए, फिर उठाए फिर भर दिए, उल्टा सीधा खर्चा कर रहे हैं। पर्सनल लोन लेके लाइफ स्टाइल पर खर्चा कर रहे हैं। 10,000 के जूते ले लिए, 20,000 के जूते ले लिए, 5,000 के कपड़े ले आए। तो मेरी नज़र में ये लाइफ स्टाइल पे जो हम क्रेडिट कार्ड से और लोन लेके हम लाइफ स्टाइल पे खर्चा करते हैं, ये हमें बिल्कुल बंद करना होगा। हमें वैसे तो डेट लेना ही लेना नहीं है, बिल्कुल हमें इसको अवॉइड करना है। अगर लेना ही भी है तो हमें एसेट बनाने के लिए लोन लेना है। होम लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए, आप कहीं दुकान खोल रहे हैं उसके लिए लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन के लिए। तो ऐसा लोन लेना है हमें जो हमें एसेट बना के देना, कि ऐसा लेना जो हमें लायबिलिटी बन जाए। जूते कपड़े फ़ोन के लिए हमें लोन नहीं लेना चाहिए। मिडिल क्लास को अमीर बनने की ज़रूरत नहीं होती, उसको ज़रूरत होती है तो सिर्फ इन चीज़ों की। अगर उसकी जॉब चली जाए तो उसको टेंशन ना हो, जब वो रिटायर हो तो उसको अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, और उसके पास में कोई डेट ना हो, वो डेट फ्री ज़िंदगी जिए। इससे ज़्यादा मिडिल क्लास को कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको जो 5 सिस्टम बताए थे, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर ना तो डेट रहेगा, ना ही कभी आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और आप अच्छी खासी लाइफ़स्टाइल को एंजॉय भी कर पाएंगे। मैं ऐसे ही फाइनेंस की और इंश्योरेंस की वीडियो लाता रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरा टारगेट है 2026 में 100 के सब्सक्राइबर का। तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है।